नमस्कार, कैसे हैं आप? पता है, जब अपनों से मुलाकात होती है ना, तो कुछ पूछना, कुछ कहना, उनके बारे में सुनना, ढेर सारी बातें करना और अपने बारे में बहुत कुछ बताना अच्छा लगता है ना। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का उस कार्यक्रम में जिसमें हम करते हैं सुबह सुबह आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें, हर उस विषय की बातें, हर उस क्षेत्र की बातें जो आपसे जुड़ी हुई है। तो चलिए, आज के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आपकी फेवरेट होस्ट निहारिका और आपकी फेवरेट मॉर्निंग टी के साथ बातों का स्वाद बेहतरीन होने वाला है। अब हो सकता है कि आपकी जो फेवरेट मॉर्निंग टी हो वो हर्बल टी हो, मिल्क टी हो या फिर ग्रीन टी हो, ये चॉइस आपका है। लेकिन आज बिहार बिहान में बातों का जो स्वाद है ना, वो बेहतरीन रहने वाला है, ये वायदा निहारिका का है, क्योंकि हम आज बातें करेंगे साहित्य जगत की। आपको बताऊं दर्शकों कि जो हमारी बातें होती हैं ना, उसमें हमारे विचारों का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि हम जैसी बातें करते हैं, जैसा सुनते हैं, उसका असर पड़ता है हमारी अपनी सोच पर भी। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अच्छी बातें सुने, जानें और उस पर अमल करें। समझ गए आप मेरा इशारा? क्योंकि अब मैं करूँगी अपने कार्यक्रम की शुरुआत और हम रुख करेंगे आज के सुविचार का। आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का सुविचार। प्रेम ही धर्म है और प्रेम में ही परमात्मा का अनुभव होता है। दर्शकों, जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं ना, तो साहित्य उससे जुड़ा हुआ होता है। साहित्य उसका एक अभिन्न अंग होता है और सच पूछिए तो जो हमारे शब्द हैं वो विचारों को जन्म देते हैं, तो समाज में एक नई चेतना भी जागृत होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे लेखक मौजूद हैं जिनकी कलम ने समाज के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। आपको बताऊं कि आपने उपन्यास लिखे, कथा संग्रह लिखा, इसके साथ ही संपादन का कार्य भी किया है और इनके कार्यों को बहुत सारे पुरस्कारों से भी आपको पुरस्कृत किया गया है। आपको बताऊं कि आपको साहित्य सेवा सम्मान 1993, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1994, इसके अलावा विवेकानंद युवा पुरस्कार 1995, फिलॉसफी एंड सोशल एक्शन अवार्ड 1995 और इसके साथ ही साथ भारत सरकार का सीनियर फेलोशिप 1996, इन सभी पुरस्कारों से नवाजा गया है। जाहिर तौर पर आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि साहित्य की जो उनकी जर्नी रही है वो कैसी रही है। तो चलिए दर्शकों, हमारे साथ स्वागत करिए लेखक, चिंतक और समाज के गहरे पर्यवेक्षक, हमारे आज के मेहमान श्री प्रेम कुमार मणि जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ यहाँ उपस्थित होना और हमारे दर्शकों के लिए एक सुनहरा अवसर जब हम साहित्य की बातें करते हैं, क्योंकि साहित्य में बड़ी ताकत होती है। अगर वो समाज का आईना होता है तो वो समाज को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है। मैं शुरुआत करूँगी आपके जो लेखन की शुरुआत हुई उसकी जर्नी के बारे में। तो जो शुरुआती दौर था लेखन का, वो कैसा रहा आपका? मैं लिखने की बात मेरे मन में आई कि मुझे कुछ कहना था इस समाज के बारे में, समाज कैसा होना चाहिए, कैसा है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं अपनी बातों को लेखूं और दूसरे माध्यम से मैं रखूं, और ऐसा लिए मैंने सबसे पहले, बल्कि मेरी एक किताब आई 1973 में आई है और वह मनुस्मृति की एक प्रतिक्रिया है, मतलब आलोचनात्मक है। वो जो हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर मैंने अपना विचार रखा है कि कैसा होना चाहिए, एक समावेशी समाज बनना चाहिए, लोकतांत्रिक समाज बनना चाहिए, एक ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें हर हिस्से दिख रहे हों, सबकी सक्रियता शामिल हो। तो इस तरह रूप से मैं लिखना मेरे लिए लगा कि ज़रूरी है। इसके लिखे बिना शायद मैं अपने को कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा अपने समाज से। तो मैंने लिखना शुरू किया और कहानियाँ कुछ बाद में, बल्कि 77 में 1977 में मेरी पहली कहानी आई। सारिका, उन दिनों एक बड़ी पत्रिका होती थी, बहुत चर्चित पत्रिका थी, तो सारिका में वो कहानी आई और उसके बाद कहानियाँ भी लिखना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि अभी तो मिलाकर के 6 संकलन हैं, इसलिए अब उसके बारे में मैं क्या कहूँगा कि मैं कहानियाँ भी लिखने लगा, उपन्यास
मैंने लिखा, लेकिन लिखना मेरे लिए बस केवल समाज से अपने को जोड़ना था। मैं क्या सोच रहा हूँ और समाज कहाँ है, हम चाहते थे कि एक उसे समाज से मेरा तादाद में स्थापित हो। इसके लिए बहुत सारे लोग माध्यम चुनते हैं, मैंने लेखन का माध्यम चुना। जी जी, और बहुत ही संक्षेप में आपने बड़ी बात कही, मैं कहूँगी, क्योंकि जो एक लेखक होता है उसके अपने अनुभव होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है, उसके अपने विचार होते हैं, और वो विचार व्यक्त होते हैं उसके लेखनी के माध्यम से, और वो पहुँचते हैं पढ़ने वालों तक। तो उसकी जो भावनाएं होती हैं उसका विस्तार होता है, जो उसकी सोच होती है उसका विस्तार होता है। मैं जिक्र करना चाहूँगी आपकी कहानी संग्रह के बारे में। आपने कहा कि थोड़े लेट अवधि से आपने कहानियों को लिखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे उन्हें संग्रह के रूप में प्रकाशित करना भी शुरू किया। तो ये शुरुआत जो रही, जो पहला कहानी संग्रह आया, वो मुख्यतः किस मुद्दे पर आधारित था और क्या कुछ संकलन किया आपने? नहीं, बहुत विलंब से मैंने नहीं लिखना शुरू किया। पहली कहानी जब मेरी आई थी तो उस समय मेरी उम्र 24 साल थी, तो अच्छा। ज़्यादा इसे विलंब नहीं कहेंगे। हाँ, कहानी संकलन कुछ विलंब से आना कह सकते हैं। 1990 में मेरा प्रथम कहानी संकलन आया, और वो अंधेरे में अकेले उसका शीर्षक था। और उसमें तो अब 16 कहानियाँ थी, तो 16 मिजाज की कहानियाँ हैं, और हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो वह उस समय जो हम लोगों ने दुनिया देखी थी, उस दुनिया का कई उसमें कोण मिलता था। उसमें बेरोजगार लोगों की स्थिति थी, बल्कि पहली ही कहानी मेरी उसमें जो उस संकलन में पहली कहानी थी 1984 शीर्षक था उसका। तो वो एक बिल्कुल एक बेरोजगार युवा है, उसकी क्या मनोदशा होती है, वो क्या क्या सोच सकता है, किन चीज़ों को पर विचार करता है। तो वह उसकी मनोस्थिति को लेकर के अब वह कहानी लिखी गई थी। इसलिए और भी अब अब एक बच्चा है कोई, अब बार बार स्कूलों में देखते होंगे कि प्रश्न पत्र दे दिया जाता, पिता के पास एक पत्र लिखो जिसमें इस चीज़ की मांग हो। अब वह बच्चा अगर उसका पिता नहीं है, वह क्या सोच सकता है? अब वो अपने जो अनुपस्थित पिता से, या जो पिता मृत हो चुके हैं, अब उनके बारे में ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो वह मैंने अब देखा कि वो बच्चा क्या सोच सकता है। तो ऐसे अनछुए पहलुओं को मैंने देखने की कोशिश की। उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो पतंग के लिए जूझ रहे बच्चे हैं, वो एक तरफ दंगा हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसमें बच्चे क्या सोचते हैं अपने घरों में। बहुत सारी मनोस्थितियों की कहानियाँ। तो कहानियाँ तो अब 16 कहानियों का संकलन है, तो उसमें अनेक मिजाज हैं, तो वह सब कुछ आया है उसमें, इसलिए अब उसके बारे में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने समाज के विभिन्न परतों को, विभिन्न हिस्सों को, विभिन्न मनोस्थितियों को, वर्गों को मैंने देखने की कोशिश अपने साहित्य में की है। और मुझे लगता है कि एक लेखक और कुछ नहीं करता है, वह जो समाज है उसके सामने अपने विचारों का लेखन द्वारा एक प्रस्ताव करता है कि ऐसा होना चाहिए समाज, यह समाज ऐसा होना चाहिए। बड़े लेखकों ने, जो भी हमारे जो पुराने पूर्वज लेखक रहे हैं, सब लोगों ने वैसा ही किया। तुलसीदास हों, वाल्मीकि हों, व्यास हों, सब लोगों ने एक समाज बनाया, वह बताया कि समाज कैसा होना चाहिए। तो अपना एक प्रस्ताव दिया कि ऐसा लेखक सर्जक अगर है तो इसी अर्थ में कि वह अपना एक जो दुनिया है और क्या होना इस दुनिया को कैसा होना चाहिए, इसके बीच वह एक पुल बनाने की कोशिश करता है, एक सेतु बनाने की कोशिश करता है कि नहीं, इस दुनिया की तरफ अग्रसर हो। तो हम लोग जिस जमाने के लेखक हैं, हम लोगों के लिए पहली कोशिश होती है कि हम अपने समाज को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनावें, समावेशी बनावें और वह संवेदनशील बनावें। हम एक दूसरे के बारे में भी सोचें कि हम केवल नहीं है समाज में, जब पूरी दुनिया है तब हमारा समाज है, और हम दूसरों के बारे में भी सोचें कि वो क्या हमारे बारे में सोच सकते हैं या उनके लिए हम क्या सोच सकते हैं। हमारे लेखन का अगर कहें कि मूल मकसद जिसे मूल चीज़ है, शक्ति जो है, तो या जो हमारी चेतना जो है, बस यही है।
जी जी। तो आपने चाहा कि जो आपकी सोच है या जो आप अच्छा देखना चाहते हैं, समाज में जो परिवर्तन चाहते हैं, उसे अपने लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करके उसे सबों के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, जो आपका साहित्य उसे सृजित करता है। अगर बात करूं आपके अन्य रचनाओं की, आपने शुरुआत में ही कहा कि मनुस्मृति एक प्रतिक्रिया आपने लिखी, तो आपने कुछ गंभीर विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा है। मैं जिक्र करूंगी सच यही नहीं है, परंपरा और प्रतिरोध। तो यहाँ जो आपकी दृष्टि जाती है वो किन मुद्दों पर जाती है? और एक जुड़ा हुआ सवाल ये करूंगी कि हम कहते हैं साहित्य समाज का आईना है, और दूसरा ये भी कहते हैं कि समाज में परिवर्तन को लाने का एक साधन भी है साहित्य। तो इन दोनों में से आप साहित्य को कैसे देखते हैं आपकी रचनाओं के माध्यम से? नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि साहित्य समाज को परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाने का एक माध्यम है। तो ये तो था, देखिए मैं बराबर कहता रहा हूँ कि हमारी जो पुरानी दुनिया थी उसके केंद्र में धर्म था, और धर्म हमेशा यह करता था, वो उसकी कोशिश होती थी कि मनुष्य को बदलो, क्या है जो है और जो होना चाहिए, इसके बीच एक पुल सेतु स्थापित करना वो धर्म का काम होता था। तमाम दुनिया के तमाम बड़े धर्मों ने यही किया है। और आज लेकिन वह धर्मों की भूमिका लोकतांत्रिक समाज में सीमित हो गई है या कम गई है। खत्म हो गई है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वह कम गई है। हमारे समाज में जो नया जो लोकतांत्रिक समाज बना है, इसमें साहित्य की भूमिका वह हो गई है जो कभी धर्मों की थी। हमारे लोकतांत्रिक समाज को संवारने का, उसे दिशा देने का अब उत्तरदायित्व तो हमारे साहित्य पर है। और इसलिए प्रेमचंद ने 1936 में एक बार कहा था, एक भाषण के क्रम में, जो प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन में उन्होंने दिया था, और बताया था कि साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली चीज है, वह राजनीति को रोशनी देती है। बहुत बढ़िया। तो यह साहित्य को मैं हमेशा समझता हूँ कि हमारे पुरखों ने यही बताया था, और केवल प्रेमचंद ने नहीं, हमारे वो वाल्मीकि हों, व्यास हों, बड़े जो हमारे जो और दुनिया भर के जो बड़े लेखक हैं, केवल मैं ही नहीं कहता हूँ, सब लोगों ने यही किया कि समाज को हम कैसे आगे ले जाएं, इसकी कोशिश आज के लोकतांत्रिक समाज में वो साहित्य का उत्तरदायित्व है। और साहित्य अगर इससे च्युत होता है, अगर उससे अलग होता है, तो मैं समझता हूं कि अपने उत्तरदायित्व से वह अलग होता है। इसलिए मैं साहित्य को केवल मनोरंजन की चीज नहीं मानता हूं, उस पर एक बड़ा उत्तरदायित्व है समाज को संवारने का, उसे दिशा देने का। बहुत बड़ी बात आपने कही, और बहुत सच्ची बात कही आपने, क्योंकि ये जो साहित्य है, जैसा कि आपके शब्दों में कहूँगी कि वो रोशनी देता है, बिल्कुल, वो एक मार्ग दिखाता है, सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। कि आप अगर कोई कहानी भी हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक सीख होती है, और वो समाज से जुड़ा हुआ होता है। जो एक लेखक देखता है या जो परिवर्तन चाहता है, उसे अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करता है, और ये पूरे समाज को एक रोशनी भी देती है। मैं जिक्र करूँगी आपकी उपन्यास लेखन की। आपने न सिर्फ लघु कहानियाँ लिखी, उनका कथा संग्रह आपका प्रकाशित भी हुआ, आपने उपन्यास भी लिखे जो एक लंबी अवधि भी मांगता है, आपने ढलान लिखा। तो ये जो क्रमिक विकास हुआ, मैं कहूँगी, या लघु कथाओं से उपन्यास का रुख किया, तो ये कैसे मन में आया और क्या लिखना चाहा ढलान में? वो पुराना उपन्यास है, सन 2000 में वो प्रकाशित हुआ था जी। और फिर इधर मैंने 2 उपन्यास लिखे हैं, अभी वो प्रकाशित नहीं हुआ है। अच्छा। प्रेस में मैंने दिया है। और उपन्यास लिखना होता है एक बड़ी चीज़ है कि आप कहानी जो एक कुछ क्षण की, कुछ समय की घटना होते हैं, एक घटना को लेकर के करते हैं, तो उपन्यास में एक बड़ा फलक होता है, जीवन होता है। तो वो मैंने वह देखा कि उसे आप राजनीतिक उपन्यास भी कर सकते हैं। आज़ादी के बाद जो हमारा एक लोकतांत्रिक जीवन बना और प्रथम आम चुनाव हुआ, तो उसके बाद समाज में कितने तरह की विसंगतियां पैदा उससे हुई नहीं, मैंने थी उस समय, जिसके बीच हमारा लोकतंत्र उभर रहा था। प्रायः कहा जाता था कि भारत में गांवों का देश है, और ग्राम समाज जो है पिछड़ापन के प्रतीक हैं। हमारे दुनिया भर के जो बड़े दार्शनिक थे, बड़े विचारक थे, उन लोगों ने संदेह व्यक्त किया था कि भारत में लोकतंत्र का विकास शायद
मुश्किल होगा। लेकिन हमारे उपन्यास का है कि वो रेणु जी हमारे बड़े सम्मानित लेखक थे, उन्होंने मैला अंचल में भी इसी बात को रखा है कि वो नहीं, इन गांवों में जाति है, बिरादरी है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बावजूद इसके एक चेतना भी है जो हमको एक मानवीय और लोकतांत्रिक दुनिया में ले जाती है। तो मेरी भी कोशिश रही, अपने उपन्यास में भी मैंने उसी चेतना को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जो 1950 के दशक में जो हमारा समाज जिस तरह से, रेणु जी का तो उपन्यास आज़ादी के तुरंत बाद की स्थितियों को वह बयान करता है। और वो जो उनमें जो एक बावन दास हैं वो गांधी जी की, बल्कि गांधी जी का जो श्राद्ध का दिन है उसी दिन बेचारे को कुचल दिया जाता है। वो एक फ्रीडम फाइटर है, बड़ा ट्रेजेडी एक रखता है। लेकिन मेरा है 1952 के बाद का जो समाज, कम से कम 5 साल का, वो है कि किस तरह से गांव में स्थितियाँ, सारी चीज़ें हैं, जाति व्यवस्था है, बीमारी है, शिक्षा, सबके बावजूद भी लोकतंत्र की लकीरों को आप देख सकते हैं वहाँ। इसे ही रखने की मैंने कोशिश की है। और अब वो तो पाठक तय करेंगे कि क्या है। अपने उपन्यास से अपने चीज़ों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। जी जी जी, पर आपकी भावनाओं का जानना हमारे लिए अहम होता है, क्योंकि जब लेखक लिखता है तो उसकी अपनी सोच होती है और उसकी अपनी भावनाएं होती हैं। आपने अपने जवाब में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जिक्र किया और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि आपका संपर्क उनके साथ रहा, आप नागार्जुन जी के साथ भी जुड़े रहें। तो एक दौर था और जो महान साहित्यकार थे उन्होंने बिहार को राष्ट्रीय साहित्य के स्तर पर लाकर खड़ा किया। तो उनके साथ कुछ यादें या कुछ बातें जो आज आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। अब देखिए, बिहार हमारा जो कई महत्वपूर्ण लेखक यहाँ से, जब मैं युवा था तो कई महत्वपूर्ण लेखक बिहार से आते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी थे, हालांकि उनसे मेरा कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनकी कीर्ति के बारे में पूरा देश जानता है। नागार्जुन जी थे, फणीश्वर नाथ जी रेणु थे, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त, और ये सब ऐसे लोग थे जिन्हें पूरा देश जानता था। और ये राष्ट्रीय फलक के हमारे लेखक थे जिन्हें सबको जानता था। जब भी इन लोगों की चर्चा होती थी तो उसमें मुझे प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त जी से तो थोड़ा सा परिचय हुआ मेरा कुछ समय का, और लेकिन वो बड़े, उनके प्रति मैं बहुत ही सम्मान रखता हूँ और सबके प्रति सम्मान है। लेकिन रेणु जी से मेरा कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ कि नागार्जुन जी से भी उनका भी बहुत स्नेह मिला। और लेकिन कुछ जो प्रभाव, अगर मुझे कुछ कहा जाए कि जिनसे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ तो वो मैं रेणु जी से हुआ। और रेणु जी में एक चीज़ थी कि वो ऐसे लेखक थे कि जिन्हें संपूर्ण अर्थों में, पूरे अर्थों में आप एक अभिजात लेखक कह सकते हैं। वह उनका जो अभिजातपन था वह गलत अर्थों में अभिजात का जो प्रयोग किया जाता है वो नहीं, वह बिल्कुल कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनका ड्रेस सेंस, वह किसी को जल्दी तुम नहीं कह सकते, किसी अपरिचित को नहीं कह सकते। तो वो बहुत ज़्यादा निंदा वगैरह में अपना समय नहीं, दूसरों की निंदा में अपना समय नहीं लगाते थे। बड़े सरोकार थे उनके, और मैंने देखा कि वो कम बोलते थे, हालांकि खुलते थे तो वो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता था अनुभव। लेकिन वैसे वो ओरेटर जिसे कहते हैं, तो वह ओरेटर तो कभी नहीं थे, सभाओं में नहीं बोल पाते थे बढ़िया से, लेकिन वह बातचीत, गप जिसे कहते हैं, वह उसके माहिर थे। तो ये सब उनसे सुनने का और कुछ देखने का, हालांकि मैं कहूँ कि आखिरी 3 वर्ष ही मैं उनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ रहा, लेकिन वह मेरे लिए अनमोल समय था कि जो उन्हें मैंने देखा। वह पहले ही बार जब मैं मिला तो कहा कि कुछ मेजर काम आप कीजिए। तो मेजर काम क्या होता है यह मैं पहली बार समझ भी नहीं पाया कि क्या होता है। कॉफ़ी हाउस में मैं मिला था। अच्छा। और मैं उस समय चाय भी नहीं पीता था, और उन्होंने कहा कॉफ़ी लेंगे। मुझे लगा कि यह आप एक प्रसाद है एक बड़े इंसान का, लेखक का, जिनका मैं
पढ़ता रहा हूँ और जिनके सामने हूँ, पहली वह मुलाकात थी। तो उन्होंने जब कॉफ़ी के लिए पूछा तो मैंने अपना सिर हिला दिया कि हाँ मैं, और वह कॉफ़ी आई। कॉफ़ी और दूध अलग अलग आती थी उन दिनों, कॉफ़ी हाउस था। तो वह देखा कि उन्होंने कॉफ़ी लेनी शुरू की, मेरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कॉफ़ी में दूध नहीं मिलाया तो मुझे लगा कि मुझे भी नहीं मिलाना है, और मैंने लिया तो उसका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो कड़वा स्वाद था। तो वह मैं अभी भी अनुभव करता हूँ, जब भी रेणु जी की चर्चा होती है तो उस कड़वे स्वाद का मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन वह जो उनसे देखा, एक भीड़, एक कहिए कि उनके पास घेरा बना रहता था, कॉफ़ी हाउस में बैठते थे तो उसे रेणु कॉर्नर कहा जाता था। और बड़े बड़े लोग उनसे आते थे, उनके पास कहने के लिए राजनीति की, समाज की, गांव की और विचारों की बहुत सारी बातें होती थी। वो समाजवादी आंदोलन में रहे, वो गांव से जुड़े हुए थे, सबको जानते हैं। और इन सबके साथ वह उनका जो मानवीय दृष्टिकोण था वह बहुत ऊंचा था, वह किसी को अपमानित नहीं कर सकते थे। और मैंने अपने जीवन में 2 लोगों को जो बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा, और मुझे लगा कि पूरे अर्थ में जिन्हें अभिजात्य कहा जा सकता हो, वह अज्ञेय जी थे और रेणु जी थे। तो वो अज्ञेय तो एक दूसरी दुनिया के थे, बड़े परिवार से आते थे और हीरानंद शास्त्री के बेटे थे, जो यहाँ भारतीय पुरातत्व के बड़े अधिकारी थे। लेकिन ये तो गांव से आने वाले, और इन्होंने कहाँ से सीखा। तो ये बार बार रेणु जी की यह बात मुझे प्रभावित करती थी। बहुत बढ़िया। और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी आपको, और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इसे सुन रहे होंगे, क्योंकि हमें मौका मिला फणीश्वर नाथ रेणु जी को, अज्ञेय जी को आपकी बातों के माध्यम से इतनी गहनता से और इतनी नज़दीकी से जानने का। मैं थोड़ा सा वर्तमान समय में आना चाहूँगी, क्योंकि वो साहित्य का एक अलग दौर था जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, डिजिटल एरा आ गया है, सोशल मीडिया का समय है, जो लिखने पढ़ने की आदतें हैं वो भी परिवर्तित हो रही हैं। तो ऐसे दौर में लेखकों की भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, लेखकों की भूमिका कम नहीं होने जा रही है, बल्कि अधिक होने जा रही है। और साहित्य, मैं समझता हूँ कि तकनीक के इस माध्यम से साहित्य को और बल मिलेगा, मिला भी है। अब देखिए, ये तो प्रिंटिंग मशीन वगैरह तो मध्यकाल में आया, 13वीं 14वीं सदी की चीज़ है। हम मेरे समझ 14वीं सदी की बात होगी। बहुत सारा हमारा जो उससे पहले का जो लिखा हुआ था, जो ताम्र पत्र पर, ताल पत्रों पर वगैरह सब अभी भी संरक्षित है हमारे पत्थरों पर जो हमारे, और उसके भी पहले जो वेदों को हम लोग श्रुति हम कहते हैं, सुन करके एक दूसरे से कर लेते थे। उस समय भी तो साहित्य था, और वो एक दूसरे से केवल सुन लेते थे, लिपि भी नहीं थी, स्क्रिप्ट भी नहीं था, लेकिन तब भी साहित्य था। आज साहित्य को इस टेक्नोलॉजी ने, जो खास करके हमारा जो साइबर क्रांति हुई, आज तो हम एक साइबर युग में ज़माने में है, अब तकनीक के साइबर ज़माने में बहुत सारी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आया है। मैं बिल्कुल यही कह रही थी। इस बारे में सोचता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि मनुष्य तो रहेगा, और मैं बार बार इस पर सोचता हूँ कि जो साइबर या जो तकनीकी या क्रांति जो आई है, एआई की क्रांति जो होगी, तो सब कुछ नहीं कर सकता। संवेदना है, संवेदना एक ऐसी चीज़ है कि वह उसके बिना आप नहीं साहित्य को रच सकते हैं। और इसलिए साहित्य ही है जो मनुष्य जहाँ अपने को सुकून खोजेगा, जहाँ लगेगा कि यह दुनिया जो है हमारी अपनी है, वह एआई का या बहुत सारी चीज़ें गढ़ देगा, लेकिन वह भावनाओं को नहीं गढ़ सकता है। और भावनाएं जहाँ रहेंगी वहाँ साहित्य होगा, और इस दुनिया में ही सुकून की सांस इंसान ले पाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इसने जो साइबर क्रांति हुई है, जो तकनीकी क्रांति हुई, इसने मनुष्य को बहुत अवकाश दिया है, बहुत ही समय दिया है। इस समय का कैसा हम उपयोग करें। एक हालांकि वो बड़ी त्रासदी थी जो हमने 2-3 साल पहले झेला था, वो जो
महामारी वाला, कोरोना की महामारी वाला। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ और लोगों को घरों में बंद हो जाना पड़ा, तो उस समय भी मैंने देखा, मैंने खुद उस समय लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, एक किताब पूरी की, कई कहानियां लिखी उस पर, लॉकडाउन की स्थितियों पर भी कहानियां लिखी। लेकिन वो आप देखेंगे उसमें, और दूसरे, मैं केवल नहीं था, दूसरे लोग लिख रहे थे, पत्रिकाएं बंद हो गई थी, अखबार आना बंद हो गया था। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से और फेसबुक और दूसरे साधनों के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से लगातार साहित्य से लोग परिचित हो रहे थे। ऐसा नहीं लगा कि हम साहित्य से अलग हो गए हैं या लेखन की दुनिया से अलग हो गए हैं। मैं समझता हूं कि जो नई तकनीकी जो क्रांति हुई है, यह साहित्य को और सहयोग देगा। हो सकता है किताबें ना रहें, किताबें तो अब आ जाएंगी डिजिटल फॉर्म में। अब वो हर घर में जो लाइब्रेरी होती थी वह शायद ना रहे, लेकिन अब एक जगह सिमट करके आ जाएगा। जो भी पढ़ना है, कालिदास को पढ़ना है, हमने एक टिक करेंगे, वह चीजें आ जाएंगी। वह मैं समझता हूँ, इससे मैं हताश नहीं हूँ, बल्कि उत्साहित हूँ कि यह एक अच्छा समय आने वाला है। हम कैसे इसे देखते हैं, इसकी सवारी कैसे करते हैं, यह तो सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसकी व्याख्या भी की कि किस तरह से मानवीय पक्ष होना ज़रूरी भी है। आपने अपनी आत्मकथा लिखी, आपने अकथ कहानी कहा, अब वहाँ कैसे वर्णन किया, संक्षेप में चाहूँगी। अब वो कहानी के बारे में अब लिख दिया है, उसके बारे में कहना या नहीं मुनासिब शायद न हो, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने, वह केवल मेरी कहानी नहीं है, हमारे समय की भी कहानी है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 50 वर्षों का जो हमारे भारतीय जीवन में जो होते रहा, मेरे साथ जब जिसका मैं दर्शक रहा, उसको भी अपने तरीके से मैंने रखा है। और इसलिए वो मेरी जो आत्मकथा है, कथ कहानी, लोगों को केवल मेरी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि मेरे समय की कहानी के रूप में भी उसे देखा जा सकता है। तमाम स्थितियों का वर्णन मैंने अपने जो संभव ईमानदारी मेरी थी उसके साथ मैंने किया है। उसके अपनी चीज़ें के बारे में ज़्यादा मैं विज्ञापन नहीं दे सकता। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो आपने शीर्षक रखा है अकथ कहानी, एक कहानी जो चलती चली जा रही है, और उसने आपने कहा कि बहुत सारे जो एरियाज हैं उसे छूने की, अनटोल्ड स्टोरी के अर्थ में जो न कही गई है कहानी। थोड़े शब्दों में संदेश युवा लेखकों को। बस मेरा नई जो पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे युवा मित्र हैं, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि पूरे दुनिया भर में मनुष्य के पक्ष में आज कुछ भी खड़ा नहीं है। आज न धर्म खड़ा है, न राजनीति खड़ी है। साहित्य को मनुष्य के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है। और अगर हम मनुष्य के पक्ष में खड़े होते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। चलिए, बस इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। उस महत्वपूर्ण संदेश के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालकर हमारे साथ सुबह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार आपका। हम ये कार्यक्रम बिहार बिहान आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमने साहित्य की चर्चा की और बातें की। इसी तरह से आपसे हर सुबह हमारी मुलाकात यूं ही बस होती रहेगी। तो बस हमारे इस कार्यक्रम के साथ आप बने रहिएगा। कल सुबह आपसे पुनः मुलाकात होगी। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। आज के लिए निहारिका को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।